नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 23 अप्रैल 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है वो रामसर साइट को लेके है। रामसर साइट यानी कि ऐसी साइट जिनको रामसर कन्वेंशन के तहत स्पेशल दर्जा दिया गया, जिनके संरक्षण की स्पेशल आवश्यकता महसूस की गई, वो सारी साइट रामसर साइट के अंतर्गत आती है। इससे पहले हमारे देश में जो 98th साइट थी वो रामसर साइट्स कन्वेंशन के तहत शामिल की हुई थी। ये जो साइट शेखा झील है, यूपी की है। ये हमारी 99वीं यानी कि 99th रामसर साइट है, जिसको रामसर कन्वेंशन के तहत शामिल किया गया है। ये कहाँ है शेखा झील? ये यूपी में है, और यूपी की ये 12वीं साइट है जिसको रामसर साइट घोषित किया गया है। कैसी है? ताजे पानी की एक झील है। बेसिकली वेटलैंड्स इसी तरह की संरचना होती है जहाँ पे जीव जंतु, वनस्पति सब एक साथ इस तरह के सामंजस्य में रहते हैं कि वहाँ की जो जैव विविधता है वो काफी घनी होती है, और ओवरऑल एनवायरनमेंट पे उसका सकारात्मक असर होता है। आगे प्रमुख प्रजाति जो है बार हेड, एक प्रवासी पक्षी है जो बेसिकली यहाँ पे सर्दियों में आता है। फ्लाईवे, मध्य एशिया फ्लाईवे यानी कि मध्य एशिया से आने वाले जो पक्षी है उनके लिए एक बीच का रास्ता ये जो वेटलैंड है ये पड़ती है, जो कि है यूपी में। शेखा झील है, नाम याद रखेंगे। कौन सी वेटलैंड है? 99th। इतनी बातें हमने पता कर ली। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये एग्जाम के हिसाब से इतना सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना चाहिए? हमें इसी समय पूरे के पूरे रामसर कन्वेंशन को, अब तक इंडिया से कितनी साइट्स इसमें शामिल हुई है, राजस्थान की कितनी साइट्स है, ये सारी बातें पढ़ लेनी चाहिए। अगर इतना हम तैयार कर लेते हैं तो जब भी वेटलैंड से संबंधित क्वेश्चंस आएगा, हमारा क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट होने के जो चांसेज है वो काफी ज्यादा होंगे। अभी तक हमने पढ़ लिया कि रामसर साइट है, 99th है, नाम है शेखा झील, कहाँ की है? यूपी की है। इससे पहले यूपी की 11 साइट और थी। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं अपन रामसर कन्वेंशन के बारे में। चलिए, और यही हमारी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है इस डिस्कशन की, इसी बात से निकल के आती है। चलिए, तो अपन इसको पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली क्या हुआ था, धीरे धीरे जैसे ही 1970s का जो टाइम था, एनवायरनमेंट को लेके थोड़ी अवेयरनेस बढ़ने लगी। तो ये महसूस किया जाने लगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें जलवायु को, जैव विविधता को संरक्षित करना पड़ेगा। इसी के तहत 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को ईरान का जो रामसर शहर है, वहां इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पे हस्ताक्षर किए गए। यानी कि 1970 के दशक में, 1960 के दशक में ये जरूरत महसूस की जाने लगी कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया जाना चाहिए। बहुत सारे देश एक प्लेटफॉर्म पे आए 2 फरवरी 1971 को, कहाँ पे? ईरान के रामसर शहर में, और उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पे हस्ताक्षर किए और ये कमिटमेंट जाहिर किया कि हम जो हमारी वेटलैंड्स है इनका संरक्षण करेंगे। 2 फरवरी को इसी वजह से वेटलैंड दिवस माना जाता है। 1982 को भारत ने इस संधि पे हस्ताक्षर किए। उद्देश्य क्या है? देखिए, इस संधि का उद्देश्य है वर्ल्ड भर की यानी कि विश्व भर की जो आर्द्र भूमियां है, वेटलैंड्स है, दलदली जमीन, झीलें, नदियां, इनका संरक्षण करना, इनको प्रोटेक्शन देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्योंकि ये जो वेटलैंड्स होती है ये पर्यावरण के लिए किडनी की तरह काम करती है, यानी कि सफाई का काम करती है। जल की सफाई का, पर्यावरण की सफाई का, वहाँ के इकोसिस्टम के पूरे इकोसिस्टम की सफाई का जो कार्य है वो कौन करती है? हमारी ये वेटलैंड्स करती है। पानी को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करती है, जैव विविधता का प्रमुख केंद्र होती है। ये सारी बातें जो है ये वेटलैंड्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से वेटलैंड्स को इतना महत्व दिया जाता है पूरे के पूरे इकोसिस्टम में। अब तक आपने एक बात समझी होगी कि 99th जो रामसर साइट है वो नॉमिनेट करी है इंडिया की। कहाँ से है? शेखा झील, जो कि यूपी की है, यूपी की 12वीं साइट है। फिर बात आती है कि रामसर साइट है क्या एक्चुअल में। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में काफी देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और उन्होंने एक समझौते पे साइन किए। भारत 1982 में समझौते में शामिल हुआ। स्पेशली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वेटलैंड्स पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए जीवनदान की तरह होती है, किडनी की तरह कार्य करती है जल को स्वच्छ करने में और इन सारी चीजों में। चलिए आगे बात करते हैं। तो इंडिया में जो वेटलैंड्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत की जो पहली वेटलैंड है वो है चिल्का झील, उड़ीसा की। ठीक है, 1981 को, और एशिया की सबसे बड़ी लेगून झील है ये।
चिल्का झील जो कि उड़ीसा का जो समुद्र तट है वहां पे अवस्थित है, और ये इंडिया की सबसे पहली वेटलैंड है। यानी कि 1971 में रामसर समझौता हुआ, 1982 में भारत शामिल हुआ, और 1981 में जो है इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया इंडिया की पहली। उसके बाद राजस्थान का जो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसको भी 1981 में रामसर साइट में डिक्लेयर किया गया। यानी आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली रामसर साइट, तो आपका आंसर होना चाहिए चिल्का झील। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की पहली रामसर साइट, तो आपका आंसर होना चाहिए केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान अपना भरतपुर। उसके बाद 1990 में लगभग इसके 9 साल के बाद कामर झील जो है उसको दूसरी रामसर साइट घोषित किया गया। इसके बाद अगले 25 सालों तक, यानी कि 1991 से 2025 तक, लगभग 25 सालों तक कोई रामसर साइट शामिल नहीं की गई राजस्थान से। उसके बाद 2025 में उदयपुर का जो मैनल जो गांव है जिसको बर्ड विलेज बोला जाता है उसको शामिल किया गया। खीचन जो फलोदी का है उसको शामिल किया गया, और सबसे लास्ट में सिलीसेट जो अलवर है उसको शामिल किया गया। यानी कि ये 3 और साइट 2025 में शामिल की गई। अगर आपसे पूछा जाए अभी राजस्थान से कितनी साइट्स है जिसको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है, तो 5 हो गई। पहली आपकी केवला देवी भरतपुर, दूसरी सामर झील, तीसरी आपका मैनार विलेज, चौथी आपकी खींचन फलोदी, और पांचवी आपकी होगी सिलीसेट अलवर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे अगर और ज्यादा डीप एग्जामिनर जाए तो पिछली जो 4-5 जो साइट्स है उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं, उसको आप याद रख सकते हैं। जैसे 95 जो थी कारावेटी पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु का है, 96 जो था मगदी केरे संरक्षण रिजर्व जो कि कर्नाटक का है, अगली साइट भी कर्नाटक की अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद अगनाशिनी मोहाना वो भी कर्नाटक का है, और लास्टली तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जो शेखा झील है उसको 99th वेटलैंड्स जो है रामसर साइट के तहत शामिल किया गया है। इसके बाद अगली जो न्यूज है जापान के बारे में। देखिए दोस्तों, जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने एक नीति अपनाई थी कि अपनी सुरक्षा के लिए वो अमेरिका पे निर्भर था। लेकिन जिस तरह से अमेरिकन नीतियां रही है पिछले 1 साल में, 2 साल में, या एक दशक ही लगा लीजिए आप, जापान को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मुझे भी रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और इसीलिए उनकी जो बहुत पुरानी 80 साल पुरानी जो रक्षा नीति थी, यानी कि हम किसी को हथियार नहीं बेचेंगे, उसमें उन्होंने चेंज कर दिया। यानी कि अब जापान भी मिसाइल, लड़ाकू विमान या इस तरह की जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है ये विदेशों को बेच सकता है। तो ये एक सामरिक संतुलन को दिखाता है, यानी कि जापान अपनी रक्षा को लेकर सुरक्षित हुआ है, और अमेरिका पे जो भरोसा कमजोर होने की जो एक लगातार जो चीजें चल रही थी वो उसी दिशा में एक और जो है डेवलपमेंट हुआ है। आगे बात करते हैं 2027 का विश्व पैरा एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है उसकी मेजबानी एक देश को मिल गई है। कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान। और इसका जो शहर ताशकंद है वहां पे 2027 का पैरा एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है उसकी जो है मेजबानी इनको मिल गई है। ताशकंद जो है मध्य एशिया का सबसे बड़ा शहर है, सबसे पहली चीज, और ये पहली बार है कि मध्य एशिया में ये आयोजन हो रहा है। 100+ देशों के जो एथलीट है वो उसमें भाग लेंगे। साथ ही ये जो इवेंट है काफी इंपॉर्टेंट है, इसके जो आउटकम है वो तो हम देखेंगे ही जब 2027 में इवेंट होगा। आपके लिए ये फ्यूचरिस्टिक किसी अप्रोच में किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं भारत का सी फूड, यानी कि जब से ये नई सरकार आई है पिछले 10 सालों में इन्होंने जो है समुद्र के आसपास की जो एग्रीकल्चर है उसको काफी बढ़ावा दिया, और स्पेशली इन्होंने सी फूड यानी कि समुद्री फूड जो मछली हो गई, झींगा मछली हो गई, या अन्य जो समुद्री उत्पाद है उनके उत्पादन को लगातार बढ़ाने का काम किया है। इसी हिसाब से अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ आपका ये टॉपिक है कि 73,000 करोड़ रुपए का कुल निर्यात जो है समुद्री उत्पादों का हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत रिकॉर्ड निर्यात है। 19 लाख मेट्रिक टन जो है उत्पादन हुआ है टोटल, और सबसे ज्यादा जो निर्यात हुआ है वो फ्रोजन झींगे का हुआ है। झींगा मछली का एक प्रकार है जो सबसे ज्यादा खाद्य के रूप में यूज किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग के लिए किस तरह से चीजें काम करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो सिर्फ आपकी जो नेचुरल हमारी खेती है वहीं तक सीमित नहीं है, उसके बाद भी आपकी जो समुद्री खेती है वो भी एक उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आगे बात करते हैं सुपर प्रेशर बैलून के बारे में। देखिए एक नई तकनीक है, इस तकनीक के माध्यम से क्या है, अभी जैसे आप हमें जो सेल फोन पे जो नेटवर्क प्राप्त होता है वो होता है मोबाइल टावर के माध्यम से, लेकिन कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहाँ पे मोबाइल टावर लगाना फिजिबल नहीं है, यानी कि लगाया नहीं जा सकता, और आर्थिक रूप से भी व्यवहार्यता नहीं है, यानी कि यूजर कम है,
और खर्चा ज़्यादा है। एक टावर लगाने का बहुत सारा खर्चा होता है, उसके मेंटेनेंस का बहुत सारा खर्चा होता है। तो उस हिसाब से वहाँ एक टेक्नोलॉजी जो है कंपनी लेके आई है हैदराबाद की, रेड बैलून कंपनी का नाम है। इन्होंने बोला कि सुपर प्रेशर बैलून लेके आएंगे जो कि इस तरह के दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट जो है प्रोवाइड करवाएंगे। इससे पहले गूगल ने लून एक मिशन जो है गूगल का चल रहा है, उसी के तर्ज पे एक स्वदेशी प्रकार का एक जो है ये सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये बहुत बड़ा कोई समुद्री एरिया इसके आसपास है और यहाँ पे इस तरह के बैलून से इंटरनेट प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे वैसे जो जनरल इंटरनेट है वो पहुंचाना व्यवहार्य नहीं है, आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं है, तो इस तरह की जगह जो है इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। आगे हमने आर्टिमिस अकॉर्ड्स के बारे में बात करनी है। देखिए दोस्तों, ये अंतरिक्ष से संबंधित एक नया अकॉर्ड है, अंतरिक्ष का संविधान आप इसे कह सकते हैं, कि किस प्रकार से जो देश इसमें शामिल होंगे वो अंतरिक्ष का अपना मिशंस के लिए कैसे उपयोग करेंगे, आने वाले समय में अंतरिक्ष को रेगुलेशन किस तरह से होगा, ये सारी बातें इसमें की जा रही है। यानी कि एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके माध्यम से चंद्रमा और अंतरिक्ष की खोज के लिए साझा नियम बनाने हैं। यानी कि जो देश इसमें शामिल होंगे वो नियमों के अनुसार अंतरिक्ष पे अपने मिशन लॉन्च करेंगे, आने वाले समय में अपनी जो गतिविधियां हैं वो लॉन्च करेंगे, आपसी सहमति और शांतिपूर्ण तरीके से अंतरिक्ष का उपयोग करेंगे। संसाधनों का भी, यानी कि मान लो चंद्रमा पे कल को पानी मिलता है, कल को बर्फ मिलती है, या और भी कोई बहुत महंगे रेयर अर्थ मिनरल्स टाइप की कोई चीज मिलती है, तो उनका किस तरह से उपयोग किया जाएगा ये सुनिश्चित किया जाएगा। आगे चंद्रमा पे सेफ्टी जोन भी बनाने, यानी कि ये इतना एरिया चंद्रमा का कोई भी इसका यूज नहीं करेगा, इस तरह के जो रेगुलेशंस है वो आर्टिमिस अकॉर्ड के माध्यम से बनाए जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है सिंपली कि आर्टिमिस अकॉर्ड क्या है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपके मन में होनी चाहिए कि आर्टिमिस अकॉर्ड जो है अंतरिक्ष के रेगुलेशंस को लेके है, जहां पे किस प्रकार चंद्रमा पे एक सेफ जोन रखा जाएगा, बाकी बचा हुआ जो एरिया है उसका उपयोग हम किस तरह से करेंगे। आगे आर्टिमिस अकॉर्ड किसने साइन करवाया? देखिए ये नासा के नेतृत्व में है, और आउटर स्पेस एक ट्रीटी यानी कि एक संधि जो है बाहरी अंतरिक्ष को लेके 1967 में साइन हुई थी, इसके आधार पे आर्टिमिस अकॉर्ड बनाया जा रहा है, और इसमें 40 से प्लस जो देश है इसमें शामिल हो चुके हैं, और भारत ने भी 2023 में हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि एक महत्वपूर्ण समझौता है जो कि अंतरिक्ष के बारे में, और इससे सिर्फ यही नहीं है, रेगुलेशन होता है, यानी जब मुसीबत हो, मान लो हमारे देश का कोई मिशन हो, अगर उसको कोई सहायता की रिक्वायरमेंट है तो ये देश आपस में कोऑर्डिनेशन भी करेंगे, इसका अच्छा प्रबंधन होता है, तो अंतरिक्ष जो क्षेत्र है वो सतत बनेगा और लंबे समय तक हमारी मानवता के लिए उपयोगी हो, इस तरह के प्रावधान होंगे इससे। आगे चलते हैं, एक आर्टिकल है जो मोदी जी का एक रेफरेंस है, उसके माध्यम से इसको ऐड किया गया है, बेटी बचाओ कन्या भ्रूण हत्या की वास्तविकता। यानी कि बेटी बचाओ अभियान काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन फिर भी जो सिलेक्शन चाइल्ड है, जिस तरह से हमारे यहाँ भ्रूण हत्या हो जाती है, बहुत कॉमन है, इसकी वजह से जो लिंगानुपात है वो काफी कम है, इस पे इस आर्टिकल में बात की गई है। यानी नरेंद्र मोदी जी ने इस पे ध्यान दिलाया है, उन्होंने कुछ इश्यूज जो है अपने हाल ही के भाषण में याद दिलाया कि 21वीं सदी का भारत इस तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेक्स रेशियो एट बर्थ यानी जन्म के समय लिंगानुपात, ये जो है लिंग पक्षपाती चयन के दीर्घकालिक प्रभाव को दर्शाता है। यानी कि जब हम देखते हैं इसको, तो ये एक अभी भी इस तरह के डेटा शो करता है कि अभी भी लोग सेलेक्टेड होते हैं अपनी चॉइसेस में, और वो बच्चियों के जन्म को जो है प्रेफरेंस नहीं देते। हालांकि 2024-25 में राष्ट्रीय जो डाटा आया है सिलेक्शन रेशियो का, यानी कि जन्म के समय लिंगानुपात का, 929 930 1000 पुरुषों पे, जो कि पहले 918 था। यानी कि अभी जो डेटा आया है वो ये दिखाता है कि पहले जो जन्म के समय लिंगानुपात 918 था, अभी बढ़ के 929 930 हो गया है। लेकिन इसके आगे एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है ये दिखाती है कि अभी भी इस जो अपराध है इसका पंजीकरण बहुत कम होता है। यानी कि ये अपराध होता है लेकिन इस पे कंप्लेन या मुकदमा बहुत कम दर्ज होता है। ये कौन बोल रहा है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी। दूसरी तरफ ये डेटा दिखाता है कि इस सिचुएशन में सुधार आया है। आगे वाली स्लाइड्स में अपन देखते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए राज्यों की क्या स्थिति है, यानी कि जन्म के समय लिंगानुपात का जो डेटा है उसमें राज्यवार क्या स्थिति है। सबसे कम जो लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं इसके अनुसार झारखंड और बिहार है, जहां पे झारखंड में 899 और बिहार में 900, लगभग
सेम सा, ठीक है, जहां सबसे कम लिंगानुपात है। आगे इधर अगर देखेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां पे आपराधिक मामले सबसे ज्यादा दर्ज है, फिर भी जो लिंगानुपात है वो बेहतर है। यानी कि एक तरफ आप देखेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहां पे लिंगानुपात भी बेहतर है और आपराधिक मामले भी सबसे ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार और झारखंड, जहां का लिंगानुपात काफी कम है लेकिन आपराधिक मामले दर्ज भी बहुत कम हो रहे हैं। यानी कि कानून का अगर जहां अनुपालन अच्छा हो रहा है तो वहां पे इस सिचुएशन में सुधार हो रहा है, जहां कानून का अनुपालन कम है वहां पे सिचुएशन खराब है। यानी आप इस बात को यूं समझिए कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो मुकदमे दर्ज ज्यादा हो रहे हैं, इस वजह से वहां पे जन्म के समय लिंगानुपात की संख्या भी अधिक है, संतुष्टि पूर्वक है, जबकि बिहार और झारखंड में मामले कम दर्ज हो रहे हैं और लिंगानुपात भी कम है। यानी कि इन दोनों चीजों का सीधा संबंध है कि जहां पे रेगुलेशन यानी कि नियमों का अच्छे से पालन हो रहा है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वहां पे स्थिति में सुधार हुआ है, जहां पे इस तरह के मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं वहां पे स्थिति खराब है। और इस एग्जाम्पल को आप बहुत सारी अन्य जगह भी, जहां भी कानून के शासन की बात हो, जहां भी अच्छी व्यवस्था की बात हो, तो आप इस डेटा का यूज कर सकते हो कि जहां पे कानून का अनुपालन बेहतर होता है वहां पे रिजल्ट्स बेहतर मिलते हैं। आगे बात करते हैं पीसीपीएनडीटी। ये अधिनियम था जो कि 1994 में बनाया गया था और इसीलिए बनाया गया था कि जन्म के समय जो ये सेलेक्टिव चयनात्मक जो गर्भाधान है ये ना हो, यानी कि गर्भ में ही बच्ची की हत्या ना हो, इसके लिए 1994 में ये अधिनियम बनाया गया था। हालांकि इसमें आगे बोला जाता है कि इस अधिनियम अकेला मात्र ये सब कुछ नहीं है, हमें बच्चियों के जन्म को सेलिब्रेट करना पड़ेगा, उनको मौके देने पड़ेंगे, सामुदायिक नेतृत्व को आगे आना पड़ेगा। जिस तरह ये अल्ट्रासाउंड मशीन है इनके डिजिटल ऑडिट्स करने होंगे ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो पाए, और सामाजिक सुरक्षा भी देनी होगी, जिससे कि अगर बुजुर्गों को आप सामाजिक सुरक्षा देंगे तो हमारी ये धारणा कि बेटा या पोता बुढ़ापे का सहारा होता है ये धीरे धीरे कमजोर होगी। तो ये भी, इससे भी सिचुएशन बदलेगी, ये इस आर्टिकल में राइटर सुझाव देते हैं। वही बातें सेम इसमें ग्राफ के माध्यम से हैं। आपको जस्ट बता देता हूँ कि बेटियों के जन्म का जश्न मनाना चाहिए, समानता का अधिकार देना चाहिए, ठीक, अल्ट्रासाउंड केंद्रों की डिजिटल जांच होनी चाहिए, बेटों की चाहत के पूर्वाग्रह को दूर करना चाहिए, लोगों को समझाया जाना चाहिए, और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स, इनके लिए नैतिक गाइडलाइंस बनाई जानी चाहिए। इनको नैतिक रूप से संवेदनशील, सेंसिटिव बनाया जाना चाहिए कि आप जो ये काम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये एक तरह का बहुत बड़ा पाप है। तो इस तरह हम इस सिचुएशंस को ठीक कर सकते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम रिलेटेड कुछ वोकेबलरी जो इसमें आई है उसको अपन देख लेते हैं। एक है फीमेल फोर्टिसाइड, जिसको बोला जाता है कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फीमेल फोर्टिसाइड। आगे सेक्स रेशियो एट बर्थ, एसआरबी, जिसके बारे में लगातार बात हुई, यानी जन्म के समय लिंगानुपात। आगे जेंडर बेस्ड सिलेक्शन, यानी लिंग पक्षपाती चयन, यानी कि मशीन के द्वारा, उपकरण के द्वारा हम ये चयन करते हैं कि लड़का होना चाहिए लड़की, या हमें लड़का चाहिए या लड़की। लाइबिलिटी नैरेटिव, यानी कि बोझ समझने की जो धारणा है वो कम होनी चाहिए। आगे एथिक्स सेंसिटाइजेशन, यानी कि नैतिक रूप से संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, तो इसका अर्थ होता है नैतिक संवेदीकरण। आगे है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश पर प्रतिफल, जो बोला जाता है कि पुत्र पे निवेश ज्यादा फायदेमंद होता है। और आगे पीसीपीएनडीटी जो एक्ट है 1994 का, जो कि इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो ये सारी बातें थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। और हमने सबसे पहले शेखा झील के बारे में बात करी, उसके बाद जापान अपनी जो रक्षा नीति है उसमें बदलाव करने जा रहा है उसके बारे में बात करी। उसके बाद हमने पैरा ओलंपिक्स एथलेटिक्स, ओलंपिक नहीं सॉरी, पैरा एथलेटिक्स, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि ताशकंद में होने जा रही है 2027 में, उसके बारे में बात करी। सी फूड के बारे में बात करी, एसआरबी का जो डेटा आया उसके बारे में बात करी, जो बैलून है स्पेशल उसके बारे में बात करी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद रहे। थैंक यू, जय हिंद।